हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको यूपीएससी, बीपीएससी या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, साथ में ही बीपीएससी के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एंड दीज टू इम्पॉर्टेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप एक दिन में ही जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हो। मतलब आप सोचो कि एक आम स्टूडेंट बहुत ही कम टाइम में ऑफिसर के रूप में स्थापित हो जाता है। तो यह जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लाता है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा कोई ना कोई अधिकारी बने, और जो भी बच्चा कहीं से भी उठ करके, छोटे छोटे गांव से उठ करके पटना, दिल्ली आदि जैसे सेंटर्स पे आता है पढ़ाई करने के लिए, उसका भी यही सपना होता है कि वो बहुत जल्दी ही सेलेक्ट होकर के जाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ओके, तो आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आप जब पेपर देते हैं तो आप देखेंगे कि उस पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है। तो एक तरीके से यह हमारा वीडियो स्ट्रैटेजी और कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के रहेगा। तो मैं अब आता हूं कि हम पहले एनालिसिस करेंगे कि जब भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो पिछले साल पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसमें कौन कौन से एरियाज रहे हैं जो ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे एरियाज थे जो मेन फोकस थे। अब कौन कौन से एरियाज हैं आप देखिए। जो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं मेनली वही हैं, लेकिन उनमें क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर मीन्स विच सेक्शंस ऑफ जनरल स्टडीज़ आर कंटिन्यूसली बीइंग आस्क्ड। जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो लास्ट वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, आप देखोगे उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे दैट वर फ्रॉम द हिस्ट्री पोर्शन। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। उनकी जो नंबर्स थी वो कितनी थी, 35, मतलब 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं। दिस इज ए बिग नंबर। तो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, अगर आप देखेंगे, एंशिएंट है, मेडिवल हो गई और उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। अब इसमें जो सबसे डिफिकल्ट हिस्ट्री लोग बोलते हैं, जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं, वो होती है एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से मिक्स करके पूछी जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आगे जब भी पढ़ेंगे तो हम आर्ट एंड कल्चर वाला पर्सपेक्टिव लेकर के एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। ओके, वैसे ही आप देखोगे जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में वो थे साइंस के। साइंस के क्वेश्चंस अराउंड 30 थे। और आप देखोगे कि साइंस जो होता है वो और इन्वायरमेंट, ये इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स ये कहीं ना कहीं बहुत ही एसोसिएटेड होते हैं। तो आपको इसको जब पढ़ना है साइंस को, तो इस अप्रोच के साथ पढ़ना है कि आप ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ते हुए करंट अफेयर्स भी, जो चीज़ें हैं जो करंट में कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है, कोई मिशन हो रहा है, तो वो कैसे ट्रेडिशनली और साइंटिफिकली करंट चीज़ों के साथ में एसोसिएटेड है, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब फिर वही बात आ गई, नीचे करंट अफेयर्स है। तो अगर आप देखो कि करंट अफेयर्स की बात करी जाए, सो देयर वर अराउंड 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। मैंने पहले ही कहा ये 30 साइंस के थे, उसके साथ में कुछ करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस भी थे जो साइंस थे और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से थे। मतलब अगर आप टोटली देखो तो साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब मिला करके 30 + 25 + 8, तो ये 30 + 25 मतलब 55 क्वेश्चन हो गए +8।
मतलब कुल मिला करके आप देखोगे 60 to 65% अराउंड आपका कहीं ना कहीं साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स और थोड़ा सा इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब मिला करके हो जाता है। तो मतलब कि अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं साइंस के साथ और इन्वायरमेंट के साथ मिला करके, तो ऑलरेडी आपके पास 50 से 60% एज रहता है टू गेट क्वालिफाइड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बाकी मेंस तो आपकी राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है, बट फॉर प्रीलिम्स यू हैव टू बी करेक्ट आउट ऑफ दिस अराउंड 65 क्वेश्चंस। ओके, फिर उसके बाद आप देखोगे बिहार स्पेशल के 22 क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमी के 10 क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स और रीजनिंग मिला करके 10 क्वेश्चंस आए थे, और फिर वही ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला करके अराउंड 8 क्वेश्चंस थे। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जो 8 क्वेश्चंस थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। मतलब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो अराउंड 15 क्वेश्चंस से 20 क्वेश्चंस होंगे जो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आपको मिल जाएंगे। सो दैट मीन्स इफ यू हैव कवर्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेल, probability of getting selected for mains examination after prelim is very high। सिलेक्शन की probability जो होगी वो आपकी बहुत हाई हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही आपको सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके ट्रेंड को देख करके जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी सबसे अच्छी होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। और आपके पास अगर एक ऐसी बुक है जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, और मैं गारंटी कर रहा हूं आप 1 से 2 साल में एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट ईयर का एनालिसिस था जो आया था, इसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें। अब आइए कुछ हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। जैसे समय के साथ में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। देयर आर कंटिन्यूअस चेंजेस दैट आर कमिंग टू आर इन्वायरमेंट। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वही हमारा इन्वायरमेंट है, जिसको हम फील करते हैं, जिसको देखते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है। हमारे इन्वायरमेंट में आप देखोगे तो आज के 10 साल पहले जहां पर जंगल थे, जहां पर बहुत सारे जानवर मिलते थे, बहुत सारे रेप्टाइल्स मिलते थे, वो धीरे धीरे टाइम के साथ कट गए। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हाईली इंपैक्ट किया और पुराने जंगलों को काट करके खत्म कर दिया। उसके साथ उसमें रहने वाले जो स्पीसीज थे, जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, रेप्टाइल्स थे, उनका जो एक नेचुरल हैबिटेट था वो भी डिस्ट्रक्ट हो गया। So the changes that are coming to our environment are very problematic, और इसको हर एग्जाम कंसीडर कर रहा है, हर आयोग कंसीडर कर रहा है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, बिकॉज ही इज गोइंग टू सर्व द नेशन, सर्व द सोसाइटी, तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी अवेयर रहे। तो ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। अब इसी में हम आज देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, या जिसको जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। अब अगर आप इन पिक्चर्स को देखें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस्फीयर रिजर्व कोई एक ऐसा एरिया है जो कि फॉरेस्टेड है।
मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं और उन पेड़ पौधों के बीच में बहुत सारे जानवर हैं जिनकी लाइफ को रिजर्व किया गया है कंजर्व करने के पर्पज से, मतलब वहां पर वो रहते हैं उन एरियाज में और इनका टारगेट होता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब पहले आप इस पिक्चर को देख लीजिए और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहां पर हाथी हो गया, हिरन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है वो राइनो हो गया, एनिमल्स हैं जो जंगल में रह रहे हैं। अब अगर बात करी जाए बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आप यहां पर देख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑन द अर्थ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक एंड रेशियल बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द protected areas on the earth for the conservation of genetic and racial biodiversity। मतलब कि अर्थ के ऊपर जो भी फॉरेस्टेड एरियाज हैं दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, वहां पर डिग्रेडेशन हो रहा है और डिग्रेडेशन के कारण से नेचुरल हैबिटाट लॉस हो रहा है बहुत सारी स्पीसीज का, और उनको बचाने के लिए कुछ एरियाज को डिसाइड करा गया है कि वहां पर किसी भी तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना है, और वो जोन्स जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि ये क्या है, इनको डिसाइड किया गया है प्रोटेक्टेड जोन्स या प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां पर होता है कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक एंड रेशियल बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है और रेशियल डाइवर्सिटी है उनको कंजर्व किया जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्वेट मतलब एरियाज हैं जिनका सोल पर्पस होता है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब ये इन सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। इन सीटू मेथड का मतलब ये होता है, जब आप कंजर्वेशन मेथड्स को पढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में दो टर्म्स आते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू वो मेथड्स हैं जहां पर किसी भी स्पीसीज को या कई सारी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके नेचुरल हैबिटाट में ही उनको रखा जाता है, मतलब कि हैबिटाट चेंज नहीं होता है। तो ऐसी जगहों को या ऐसे मेथड्स को इन सीटू मेथड्स कहा जाता है। अब आप यहां पर देखिए, जैसे कोई एक जंगल है, देयर इज एनी फॉरेस्ट एरिया, और यहां पर हाथी मिलते हैं। अगर हाथी को जंगल में ही, मतलब एरिया जो भी है फॉरेस्ट एरिया, इसको बोल दिया जाए कि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर कर दिया गया और हाथी यहीं पर रहेंगे, एंड नो वन फ्रॉम आउटसाइड इज अलाउड टू इनक्रोच देयर नेचुरल हैबिटेट। इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें हंटिंग करने के लिए, पोचिंग करने के लिए या किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी के लिए कोई भी आदमी अलाउड नहीं है। ये जैसे नेचुरली रह रहे थे वैसे ही नेचुरली यहां पर अंदर रहेंगे। तो ऐसा जो एरिया होगा, ये अब क्या हो गया, वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट हो गए। सो नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट हो जाना ही इन सीटू मेथड है। अगर ऐसा किया जाए कि इन्हीं हाथियों को टू प्रोटेक्ट दीज एलिफेंट्स क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए किसी जू में। आप देखते होंगे जू या चिड़ियाघर जिनको बोलते हैं, वहां पर भी प्रोटेक्ट होते हैं बहुत सारे एनिमल्स, बट दैट इज नॉट देयर नेचुरल हैबिटाट, वो उनका नेचुरल हैबिटाट नहीं होगा। तो ऐसे मेथड्स को क्या बोला जाएगा, एक्स सीटू मेथड, मतलब परास्थाने मेथड जिन्हें आप कह सकते हो, कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से कहीं और प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए इन सीटू मेथड्स बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो इन सीटू मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होते हैं, मतलब कि उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये ध्यान रखता है किसका, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द विसिनिटी, और वो भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि आप देखोगे कि कभी भी जो फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, वहां पर बहुत सारे ट्राइबल्स आसपास में रहते हैं, और ट्राइबल्स आप देखोगे बहुत ही ज्यादा जुड़े होते हैं किससे, नेचर से। दे आर वेरी क्लोज टू नेचर। वो अपनी तरफ से जितना हो सकता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए प्रयास करते हैं। तो जब ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर होता है कोई भी एरिया, तो उनका एसोसिएशन विद द नेचर ये भी देखा जाता है,
प्लस उनको भी उसके साथ में ही सारी चीजें मतलब प्रोवाइड करी जाती हैं कि ऐसा ना हो कि उसके कारण से उनको कोई नुकसान हो, और उनके साथ एक सहचर्य बना करके जिनको हम कह सकते हैं रीजन को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी ध्यान में रखा जाता है। और इस तरीके से आप सोचो कि किसी भी चीज को, जो लोकल चीज है उसको, मतलब लोकल चीजों में आप बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ करके और उसको ग्लोबलाइज कर दो, तो मतलब ग्लोबल चैलेंजेस को आप हैंडल कर सकते हो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल। कहीं ना कहीं छोटी प्रॉब्लम ही धीरे धीरे टाइम के साथ में, अगर छोटे लेवल पर प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल करी गई तो बड़ी लेवल पे बन जाती हैं। तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो किसी हिल में रह रहे हैं, किसी रिवर के आसपास रह रहे हैं, अगर उनके साथ मिल करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, बायोस्फीयर रिजर्व्स को, इसको प्रमोट किया जाए तो बहुत इफेक्टिव कंजर्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि ग्लोबल चैलेंजेस को टेकल करने के लिए ये लोकल सॉल्यूशंस हैं। ओके, अब इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल रीजन भी आ सकते हैं, मैराइन कोस्टल इकोसिस्टम्स, मतलब किसी भी तरीके के स्थलीय, जलीय हो गए या तटीय हो गए, किसी भी तरीके के इकोसिस्टम इसमें आ सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। हर साइट जो होती है प्रमोट करती है किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज करने के लिए। बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन द दीज प्रोटेक्टेड रीजन सस्टेनेबली दैट इज गोइंग टू हार्म द बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी को भी हार्म करने जा रहा है और उसके साथ वो नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने जा रहा है। अब किसी भी रीजन को बायोस्फीयर डिक्लेयर होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सब, इन सब की शुरुआत कैसे हुई, जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का इन्फ्लुएंस दिखने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में, औद्योगिक क्रांति के बाद में। तो उसके बाद जो एक चिंता हुई, जो यूनेस्को था, यूनेस्को को चिंता हुई कि भाई अब क्या करना है, ये तो रुकने वाला नहीं है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है। जो भी स्पीसीज हैं किसी जगह पर पाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलते, लेकिन उनका भी नेचर पे हक है, और हमको क्या करना है, हमको उस लॉस को रोकना है। तो उसके लिए यूनेस्को ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया 1971 में, बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब 1971 में सबसे पहले टर्म बायोस्फीयर रिजर्व आया। और ये किसका पार्ट बना? उसी समय प्रोग्राम चला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। बेसिकली अगर आप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये क्या था कि जो भी ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं किसी जंगल या उसकी विसिनिटी में जहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी है, उनको इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना, और इन्वायरमेंटल जो लॉस हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एडुकेट करना, उनको वहाँ पर रिसर्च को प्रमोट करना, वहाँ पर ऐसे मेथड्स को प्रमोट करना जिससे कि जो लॉस हो रहा है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए लॉस का होना, और बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरीके से बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर के सारी की सारी शुरुआत यहीं से हुई, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम से। उसके बाद क्या किया गया कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की एक ऐसी बात चली, मतलब पूरे विश्व में पहले एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की रेट भी बहुत ज़्यादा है, और उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर करके एसोसिएट करना किससे? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के साथ में। तो अगर आप देखोगे जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर बना, ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि अपने अपने यहाँ के ऐसे एरियाज को डिटरमाइन किया, और उसके बाद उन सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर एनालाइज किया गया कि कहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है।
और फिर एनालाइज करने के बाद उसमें जो ये यूनेस्को की ये जो बॉडी थी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, इसने डिसाइड किया कि अब इसमें से हम कुछ को रखेंगे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं, जो कि बायोडायवर्सिटी को बचाएंगे बहुत बड़े लेवल पर। तो इस तरीके से सारी की सारी शुरुआत कहाँ से हुई? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम से। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स का डिमार्केशन शुरू हुआ, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बना, जिसमें अलग अलग देशों के बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया। तो दोस्तों इनको भी याद रखना है। ओके, अब आप देखेंगे कि बायोस्फीयर जो रिजर्व्स होते हैं ना, उनके टारगेट क्या होते हैं या उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं, आप समझ भी चुके होंगे, बट यहां पर भी आपको देखना है कि प्राइमरीली वो क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो फंक्शन होता है दैट इज फंक्शन ऑफ कंजर्वेशन। मतलब अगर कोई भी लॉस हो रहा है, बायोडायवर्सिटी कहीं से खत्म हो रही है, तो उनको क्या करना? पहली चीज तो कंजर्व करना, उनको खत्म होने से बचाना। जैसे अगर आप लेट से एक एग्जांपल लें, जैसे लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है नीलगिरी रीजन में मिलता है, तो नीलगिरी रीजन में धीरे धीरे लॉयन टेल्ड मकाऊ की नंबर्स जो हैं वो कम हो रही हैं। नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, अगर उसको बायोस्फीयर रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया तो अब वहाँ की स्पीसीज का कंजर्वेशन हो गया। मतलब उस एरिया में अब कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है और इससे उनके खत्म होने की जो दर है, जो रेट है, वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। ओके, तो फिर कंजर्वेशन इस तरीके से भी हो सकता है या किन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू भी कंजर्वेशन हो सकता है ना। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट भी एक तरीके से आप ऐसे समझो कि कंजर्वेशन प्रोग्राम ही है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करके भी कंजर्वेशन होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी ऐसे क्या हो सकता है, नेशनल पार्क्स वगैरह में जो है वो उनको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है और किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए भी काम किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पे भी के मतलब को प्रोटेक्ट करने वाले रीजन्स भी होते हैं और उसके साथ साथ ये किसी स्पेशल स्पीसीज पे भी फोकस करने वाले रीजन्स हो सकते हैं। ओके, तो कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज क्या करना है, कंजर्वेशन के साथ में ही डेवलपमेंट पे भी बात करी जाएगी। ठीक है भाई, अगर वो किसी और तरीके, जरूरी नहीं है कि वो खत्म हो रहे हैं तो ह्यूमन इंटरफियरेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के कारण से खत्म हो, मे भी हो सकता है कोई डिजीज भी आ सकती है उनके अंदर जो लगातार उनको जो है डिग्रेड कर सकती है, उनकी नंबर को खत्म कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी काम करना, उसके लिए भी रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ये सब भी इनके टारगेट होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सोशियो कल्चरली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब वही बात हो रही है यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है कि अगर जो है वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है या वहाँ पर कोई ट्राइब रह रही है या वहाँ पर कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी विसिनिटी में, तो वो ऐसी होनी चाहिए या उनके माध्यम से अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ का जो लॉस होना वो मिनिमम हो और रिसोर्सेज जो हैं वो भी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रोटेक्टेड रहें, रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। तो कुल मिलाकर के सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करना इसका एक टारगेट होता है। उसके साथ साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंकरेजिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी इनके फंक्शंस में आते हैं कि मतलब जिस भी तरीके से हो सकता है उस एरिया को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर अगर रिसर्च के थ्रू प्रोटेक्शन हो सकता है उसको करना, ट्रेनिंग के थ्रू प्रोटेक्शन हो सकता है उसको करना, एजुकेशन के थ्रू प्रोटेक्शन हो सकता है उसको करना, इंटरनेशनल कॉपरेशन, जैसे मैंने ही बताया ना, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बना है, तो ये क्या है, इट इज बेसिकली इंटरनेशनल कॉपरेशन टू प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो उसका भी पार्ट बना करके उसको कंजर्व करना, ऐसा इसका टारगेट होता है। ओके, अब यहां पर और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि
जोन कौन कौन सी होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व में? तो अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर 3 जोन्स होती हैं। अब एग्जाम में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोर जोन जो होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर जो बफर जोन होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो ट्रांजिशन जोन होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली इन एनी बायोस्फीयर रीजन देयर आर 3 जोन्स। वन इज कोर जोन, दूसरी वाली जो होगी ये आपकी बफर जोन होगी, और जो आउटर जोन होगी ये होगी ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन एरिया। अब देखो जो कोर जोन होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स की, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड जोन होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ये हमेशा इस चीज के लिए होती है कि नेचर नेचुरली अपने आप को कैसे इवॉल्व करती है, मतलब प्राकृतिक रूप से कैसे प्रकृति जो है वो अपना विकास करती है। तो इसलिए यहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउ होती। हाँ, अगर गवर्नमेंट से परमिशन ली जाए तो यहां पर रिसर्च का थोड़ा बहुत काम हो सकता है, क्योंकि ये देखा जाएगा कि नेचर क्या हो रही है, कैसे खुद को टाइम के साथ में इवॉल्व कर रही है विदाउट चेंजेस। तो कोर एरियाज आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज इन एनी बायोस्फीयर रीजन। उसके बाद जो बफर एरिया होगा, यहां पर कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं मतलब जैसे यहाँ पर किनारे के रीजन्स में कहीं कहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट्स बन सकते हैं, मतलब जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं, जो भी लोग विसिनिटी में रहते हैं, ज़्यादातर तो ट्राइबल्स ही रहते हैं, उनके घर वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। मतलब वो हंटिंग, पोचिंग और इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं ना कोई भी आम आदमी कर सकता है। उन चीज़ों पर क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, उसके साथ ही रिसर्च का काम हो सकता है। रिसर्च का काम अच्छे से हो सकता है कि नेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेचर कैसे खुद को आगे ले जा रही है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह बायोटिक सक्सेशन हो रहा है, सक्सेशन की रेट क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहे हैं, कौन सी स्पीसीज पहले मिलती थी और अभी नहीं मिल रही है। इन सारी चीज़ों पे, बहुत सारी इससे रिलेटेड चीज़ों पे, बर्ड्स वगैरह पे यहाँ पर रिसर्च भी अलाउड होता है। उसके साथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी होती है। उसके साथ साथ टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी अलाउड होती हैं। मतलब कि अगर आपको कोई एरिया बायोस्फीयर रिजर्व देखने जाना है तो आप ट्रांजिशन एरिया में भी जा सकते हो, घूम सकते हो, और उसके साथ साथ आप जो इसका बफर जोन होता है वहाँ पर भी घूम सकते हो। बट फिर भी ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, मतलब कि आप घूमने के लिए घूम सकते हो, आप देख सकते हो, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। इवन इफ यू आर कटिंग, ट्राइंग टू कट ए सिंगल ब्रांच ऑफ एनी ट्री, यू कैन बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। तो आप वहाँ पर कोई नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, निगरानी में वहाँ पर टूरिज्म कर सकते हो, घूम सकते हो। तो दोस्त ये हो गई बफर जोन की बात। अब ट्रांजिशन जो एरिया होता है ये आउटर एरिया होता है, जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एरिया खत्म होने वाला होता है। यहाँ पर सामान्य लोग भी अपने घर बना सकते हैं, ट्राइबल्स भी यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर जो जंगल के रिसोर्सेज हैं उसका भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, गैदरिंग वगैरह यहाँ पर करी जा सकती है, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी काम भर की यहाँ पर अलाउ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की निगरानी में रहता है। यहाँ पर ये जो एरिया होता है ट्रांजिशन एरिया, इट इज़ बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर एरिया। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब कि अगर कहीं पर भी बायोडाइवर्सिटी लॉस
यूनेस्को का मॉडल है जो उसके हिसाब से ही है जो मैंने आपको बताया। तो इसको एग्जाम के लिए आपको कंटिन्यूअसली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको इन जोन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। कोर जोन होती है, कोर इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन, जहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ये एरिया सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है। यहां पर देखा जाता है कि नेचर कैसे नेचुरली इवॉल्व हो रही है, वो भी रिसर्च, ऐसा नहीं सबके लिए। वहां पर गवर्नमेंट जिसको अलाउ करती है सिर्फ वो। बफर एरिया क्या होता है? कोर के चारों तरफ फैला हुआ एरिया, जहां पर नॉर्मल रिसर्च एक्टिविटीज हो सकती हैं, टूरिज्म हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का काम हो सकता है, एजुकेशन ट्रेनिंग हो सकती है, घर कुछ हो सकते हैं, खासकर जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं इसकी विसिनिटी में। ट्रांजिशन एरिया इसके बाहर का एरिया होता है, जहां पर नॉर्मल घर बन सकते हैं, थोड़े बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, लेकिन वहां पर डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट किया जा सकता है। अगर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो उसके लिए जो है वो लीगल प्रोविजंस हैं। ये एरिया शॉक एब्जॉर्बर एरिया होते हैं, मगर अगर किसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता भी है यहाँ पर, तो वो बफर जोन तक ना पहुंच पाए। ये शॉक को एब्जॉर्व कर लेते हैं, लॉस को एब्जॉर्व कर लेते हैं। पेड़ पौधे कट जाएं तो उनको एफॉरेस्टेशन के द्वारा दोबारा फॉरेस्ट कवर को डेवलप किया जा सकता है और वो अंदर तक नहीं पहुंचते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करी जाए, यहाँ पर इनके बारे में जो मैंने डिटेल चीज़ें बताई वही यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कोर इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन, दैट मीन्स कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर अलाउ नहीं है लीगली। ये अनडिस्टर्ब्ड जोन होती है, सब कुछ नेचुरल कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। थोड़ी बहुत रिसर्च एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं जो कि किससे रिलेटेड होती हैं? वाइल्ड फ्लोरा और फाउना, जंगल के जो जीव जंतु और वनस्पतियाँ होते हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च यहाँ पर होती है, बिना नेचुरल पैटर्न को डिस्टर्ब किए हुए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बफर जोन जो होती है ये कोर एरिया के सराउंडिंग वाली जोन होती है। रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी होते हैं, बट नॉट लाइक कोर एरिया। कोर एरिया के जैसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ होता है, लेकिन किसमें? विजिलेंस में। थोड़ा बहुत क्या, पूरी देख रेख में जो भी फॉरेस्ट अथॉरिटीज होते हैं उनकी देख रेख में अलाउ होता है। इनको यूज किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर। तो इन सारी चीजों के लिए इनको यूज किया जाता है। उसके साथ साथ यहां पर लिमिटेड रिक्रिएशन हो सकता है, टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। और सारी की सारी एक्टिविटीज यहां पर जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड होती हैं। ऑल द एक्टिविटीज आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो जो सबसे आउटर जोन है दैट इज ट्रांजिशन जोन। सो ट्रांजिशन इज द एरिया ऑन द आउटर मार्जिन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बाहर होती है। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस काफी कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट्स, ये सब भी अलाउ होते हैं। और यहाँ पर लोकल पीपल अपनी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, मतलब कि वो वहाँ पर जाकर के गैदरिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। हंटिंग नहीं कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है कि वो कैसे साइंटिफिकली कंजर्व करें नेचर को, क्योंकि नेचर उनके लिए है, नेचर ही उनको सब कुछ दे रही है और वो नेचर के रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके ही अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। सो दे आर एक्चुअल स्टेक होल्डर्स। तो इस तरीके से यहाँ लोकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। अगर ये लोग चाहें, मैंने शुरू में ही बताया था कि ग्लोबल चैलेंज, तो दोस्तों ये हो गई तीनों जोन की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि इंडिया के कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, ऐसी सारी चीजें। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया में इस समय 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकता है आप जब एग्जाम देने जाएं तो बढ़ भी सकते हैं, तो आप एग्जाम देने जाइए तो हमेशा चेक करके जाइए कि बायोस्फीयर रिजर्व्स की टोटल नंबर कितनी है। तो आप देखिए पहले कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप यहाँ स्लाइड से देख भी सकते हैं। नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है और ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 में, जिसको डिक्लेयर किया गया था। अगर आप मैप को देखेंगे इंडिया के तो आप पाएंगे कि एक्चुअली ये 3 स्टेट्स के बॉर्डर पर है लगभग, ऊपर कर्नाटका है, इधर केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, फिर नौकरेक मेघालय, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ग्रेट निकोबार आइलैंड, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू सखोवा, और उसके साथ इधर आप देखेंगे तो दिबांग है, पंचमढ़ी है, कंचनजंगा है, अगस्त्य मलाई है और अचानकमार अमरकंटक, कच्छ है जो कि गुजरात में है। ये एरिया वाइज सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। वैसे ही कोल्ड डेजर्ट है, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में और पन्ना है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये इंडिया में पाए जाने वाले 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनके आपको नाम याद रखना है, कहाँ पर हैं वो याद रखना है, कौन सा सबसे पहला है, कौन सा सबसे बड़ा है, ये सब भी याद रखना है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। और आप देखोगे स्टेट सर्विसेज में बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इन सब जगहों पर ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे कौन कौन से हैं इंडिया के जो एमएबी प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, उसमें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंतर्गत इनलिस्टेड हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अभी तक टोटल कुल मिलाकर के 12 ऐसे हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के ऐसे हैं विच आर इनलिस्टेड अंडर मैप प्रोग्राम। तो कौन कौन से हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। अब आप देखेंगे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि सबसे पहले यहाँ पर भी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आया था। एक्चुअली यूनेस्को के जो अंदर इनलिस्टेड हैं, यहाँ पर इनका कल्चरल हेरिटेज और उसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन भी यहाँ, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो मिलती है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी, नौकरेक, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा और लेटेस्ट अभी 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको भी मैप प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंस्टीट्यूट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।